नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में आज बात होने वाली है अखंड भारत की। और इस अखंड भारत का जिक्र आज क्यों हो रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि अखंड भारत वास्तविकता में होकर रहेगा। इसी पर जानेंगे आज जनता का मिजाज क्या है, जनता इस पर क्या बोलती है। लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आप देखिए। भारतवर्ष का इतिहास सदियों पुराना है। भारतवर्ष की हजारों वर्षों की विरासत हिमालय से समुद्र तक फैली हुई है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अखंड भारत को लेकर बयान दिया है और कहा कि भारत अपनी सभ्यता और ऐतिहासिक साक्ष्यों से अपनी विरासत को जीवंत रखता है। 1947 में अंग्रेजों ने भारत का विभाजन कर अखंड भारत को कमजोर किया था, जो ब्रिटिशों की गहरी साजिश थी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ प्रारंभिक उत्तर भारत और इसके सिक्के पुस्तक के विमोचन में पहुंचे थे, जहां सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र के बारे में यदि किसी को जानना है तो उसे भारत से सीखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पाकिस्तान बांग्लादेश के मिलाने की बात करते नजर आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज इसी पर हम जनता की राय जानेंगे कि जनता अखंड भारत के बारे में क्या सोचती है और जनता के लिए अखंड भारत की परिकल्पना क्या है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पब्लिक हमारे साथ में रहेगी, साथ ही रहेंगे हमारे कुछ खास मेहमान। उनसे एक बार आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ में आज अनंत अमित है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। आसिफ खान, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। हाजी नाजिम खान जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे, स्पोक्स पर्सन पीस पार्टी। राहुल तलान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। एहसान खान हमारे साथ में है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। पवन सोम हमारे साथ में है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और राहुल यादव सिकंदर हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सभी का एक बार स्वागत है। ये अनंत अमित जी, सीएम योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे हैं उसी पर काम चलेगा आगे? देखिए पूजा जी, सर्वप्रथम तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कल एक पुस्तक के विमोचन के दौरान लखनऊ में जो कुछ बातें कही है, उन्होंने कहा कि भारतवर्ष की बात करिए। महाभारत के भारत में भी ये कहते हैं, दुर्लभ जन्मे भारतीय त्रस्ते जन्मे मानुष्य। मतलब यह है कि भारत में जो जन्म लिया वो बहुत ही बड़ी बात है। और उसके बाद मनुष्य के रूप में भारत में जन्म लेना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी मतलब बात कही जाती है। महाभारत में लिखा गया है। उन्होंने कहा कि 1947 में आजादी के समय भारत के जो टुकड़े हुए, दो देश अलग होता है, वो भारत का अभिन्न अंग था। उत्तर के हिमालय से लेकर और दक्षिण के समुद्र तक में पूरे भारत की इकाई नहीं, भारतवर्ष के रूप में लोग जानते थे। और भारतवर्ष की कल्पना उसी आधार पर की जाती थी। महाभारत में उसकी मतलब कई वर्षों से, उस समय ये इस्लाम वगैरह नहीं हुआ करता था, तो उनका कहना था कि भारतवर्ष जिस तरीके से है, पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, अंग्रेजों ने अपने तरीके से पाश्चात्य के जो भी विद्वान लोग थे, उन लोगों ने भी इस बात की टिप्पणी की थी कि भारतवर्ष बहुत मजबूत है। और उन लोगों को, अंग्रेज को यह लग रहा था कि भारत जब टुकड़ा होगा तो भारत अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। उन्होंने भारत के कई टुकड़े करने के आधार पे, उसी तरीके से धर्म के आधार पे दो देशों का विभाजन हुआ। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि भारतवर्ष की जो कल्पना की बात करी है उन्होंने, निश्चित तौर पे ये भारतवर्ष आज भी, हम भारत इकाई कोई नहीं कहता, लोग भारतवर्ष करते हैं, उसी भारतवर्ष की जिसके महाभारत में चर्चा भी की गई है। तो महाभारत वाले भारतवर्ष की बात आप लोग कर रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ जी ने भी महाभारत की ही चर्चा से भारतवर्ष की बात प्रारंभ की है। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारत के टुकड़े हुए, वो टुकड़े नहीं होने चाहिए थे। अगर, और ये पाश्चात्य विद्वानों को भी ये पता था कि अगर सारे एक रहेंगे तो पूरी दुनिया में भारत का डंका बजेगा, जो आज बज रहा है 14 के बाद। हो सकता है पॉसिबल जिस बात की जिक्र आप कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक तौर पर बातें की जा रही हैं? नहीं, उन्होंने एक पुस्तक के विमोचन के दौरान, जिस पुस्तक में जो चीजें लिखी गई है, प्रोफेसर हांडा, देवेंद्र हांडा की पुस्तक है, बहुत बड़े विद्वान है, उन्होंने उस पुस्तक में उसकी चर्चा की है, उसी आधार पर उन्होंने कहा है। और हमें लगता है कि हर व्यक्ति को उस पुस्तक को पढ़ने की जरूरत है। जी, आपकी नजर में अखंड भारत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, योगी जी का भाव समझो। उन्होंने कहा कि पहले जो भारतवर्ष था वो कहीं ना कहीं हमारा हिस्सा ही था, वो हमारे भाई। उन्होंने प्रेम का संदेश देने की बात कही है कि आप सब हमारे हो, हमारे थे। लेकिन अब जो ये संदेश है, मोहब्बत का संदेश है। कभी पाकिस्तान ने ये कहा कि मैं भारत का हिस्सा हूँ, कभी बांग्लादेश ने कहा ये भारत का हिस्सा हूँ। ये हिंदुस्तान का हिंदू ही कह सकता है कि आप हमारे ही थे। लेकिन हिंदू भी बताया उन्होंने, हर हिंदुस्तानी हिंदू है। मैं वो कह रहा उस हूँ, हिसाब से आप भी हिंदू हैं। हाँ, मेरी पूजा पद्धति अलग है, मैं हिंदू हूँ। अगर हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यही तो कहा योगी जी ने कि जो हमसे अलग हुए थे वो हमारे ही हैं। ये प्रेम भाव, ये सद्भावना
का संदेश हमेशा हिंदुस्तान देता रहा है। ये जोड़ने की बात आप कह रहे हैं पॉजिटिव संदेश है। सिर्फ हिंदुस्तान ही करता है पूजा जी, मैं वो तो बता रहा हूँ आपको कि अपने हिंदुस्तान ही करता है, और हिंदुस्तान का वो सनातनी करता है जो भगवाधारी है। उससे पहले 70 वर्ष की जो सरकार रही, कभी उसने ऐसी बात नहीं कही ना, क्यों नहीं कही? कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, मैं चाहूंगी इस तरफ आ जाएं जरा, कांग्रेस प्रवक्ता जरा इस तरफ आ जाएं, आप ही के लिए बहुत सारी बातें कह रहे हैं। भाई कांग्रेस ने, आप थोड़ा करीब आइए ना, इनके मुझे आसानी हो जाएगी आपसे सवाल जवाब करने में। मुझे कांग्रेस ने इस देश का विभाजन क्यों किया? आज यही तो सवाल है। इतिहास बताएंगे अपने हम युवाओं को कि कांग्रेस ने अपने सत्ता पाने के लिए इसके दो टुकड़े कर दिए। आप हर बात पर कांग्रेस को क्यों लेकर आ जाते हैं? क्योंकि अब जो सत्ता में आएगा ना, बंटवारा करके, विभाजन करके अपनी इच्छाओं के लिए, तो हम तो बताएंगे ना इतिहास को। जो जो हमारे युवा है आज जान लेगा वो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारा हिस्सा होता था, हमारे अंग था, वहाँ हमारे भाई रहते थे। लेकिन कांग्रेस ने अपने लालच के लिए और जिन्ना की टोपी के साथ मिलकर, मैं बोलूँ जिन्ना की गंद राजनीति और टोपी के साथ मिलकर ये बंटवारा कर दिया। और कितने हिंदू, कितने मुस्लिम, कितने सिख ईसाई मारे गए, लापता हो गए। आज योगी जी ने ये कहा है कि आप हमसे बैर मत करो, हमारे हिंदुओं को मत मारो, क्योंकि आप हमारे हिस्सा थे। हम चाहें तो आपको मिला सकते हैं, आपकी विचारधारा को, वो जो विचारधारा है, विचारधारा को मिलाने की बात। जो कट्टर विचारधारा है उसे समाप्त करो। आप हमारे ही हैं। जो हमारी विचारधारा है प्रेम की, वासुदेव कुटुंब की विचारधारा है, उसके साथ आओ, आप हमारा हिस्सा है। ये संदेश दिया है दुनिया को कि हिंदुस्तान अमन, चैन, शांति चाहता है, उत्पात, आतंक नहीं चाहता। इस देश को 65 साल तक अगर शोषक बनाने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। इस कांग्रेस के मित्र से पूछिए कि आज राजस्थान में पूरी दुनिया जब लड़ रही थी कोविड से, तो इनकी सरकार थी राजस्थान में और 2000 करोड़ का उन गरीब बच्चों की खिचड़ी खाने का काम ये कर रहे थे। कल पूरी मीडिया चल रही है, 2000 करोड़ का घोटाला राजस्थान में कांग्रेस करती है, और कांग्रेस लोगों को बताती है, ज्ञान देती है। इस देश में आज 5 केजी अनाज की बात कर रहे हैं। अगर 65 वर्षों तक कांग्रेस इस देश में अगर काम की होती तो लोग लाइन में लगा के आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार को 5000 अनाज देने की जरूरत नहीं होती। आज पूरे भारतवर्ष में, और ये कांग्रेस की बात करते हैं, इस देश में जब जब जिन्ना का जिन जब बाहर निकलता है तो कांग्रेस जैसा युवराज हिंदुस्तान के बाहर जाकर, आज हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, और इनका युवराज दुनिया में जाकर भारत के लोकतंत्र की अपमान करने की बात करता है। हम ये कहते हैं, दुनिया को कहते हैं कि अगर दुनिया का लोग, दुनिया में अगर भारत के लोकतंत्र को जानना है, लोकतंत्र की परिभाषा अगर आपको सीखना है, तो हिंदुस्तान में आइए। हिंदुस्तान में कैसे लोकतंत्र चलता है, लोकतंत्र को जिंदा रखने की परिभाषा हिंदुस्तान पूरी दुनिया को बताता है, और इनका युवराज दुनिया के प्लेटफॉर्म पे जाके भारत के लोकतंत्र की अवहेलना करता है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? आप ये देखिए, हिमाचल में जनता ने आपको चुना कि नहीं चुना? हाँ या ना में जनता को बता दीजिए, ये पब्लिक को बताइए। हिमाचल में आपको चुना कि नहीं चुना? जहाँ जहाँ आपकी है वहाँ पर आपको पब्लिक नहीं चुना है कि वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं चुना है? क्या आप ये चाहते हैं 100%? अरे सर, मैं क्या पूछ रही हूँ? मैं जवाब दे रहा हूँ ना, हाँ। किस तरीके से प्रक्रिया चल रही है। अब मुझे लगता है तमाम लोग सहमत है इस बात से। सब है। नहीं, कड़वा कड़वा थू थू, हमने जहाँ पर आप जीत जाए वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जहाँ पर आप हार जाए या जहाँ पर आपको बढ़त ना मिले वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। हिमाचल में आपने कब कहा कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ हो? चलेगा। क्या कह रहे हैं? झारखंड में आपने कहा क्या? उठा के देखिए ना। पश्चिम बंगाल में आपने कहा क्या? मैं कल आपके शो पे पश्चिम लाके बंगाल में आपने कहा क्या? शो कीजिए, मैं आपके लाके दूंगा। आपने पश्चिम बंगाल पे कुछ कहा था क्या? बंगाल में कल देखिए ना क्या हुआ। आपने हिमाचल में कुछ कहा? क्या हुआ? आपकी सरकार में भी सीबीआई तोता है वाली बात कोर्ट ने कही थी कि नहीं कही थी? लेकिन आज क्या हो रहा? तो तोता फेल हो गया। आज तो तब गुंडागर्दी इसका मतलब आप भी वही कर रहे थे? पूजा जी, ये संविधान की बात कर, इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, इनसे पूछिए। आपके यहाँ पर आकर सब सुन लीजिए, इस देश में आईएएस और आईपीएस बनाने की जो यूपीएससी की संस्था है, इनको जान के बड़ा आश्चर्य, इनको पता नहीं होगा। इस देश में इनका एक कार्यकर्ता होता था बटुक सिंह, 10 साल तक यूपीएससी का चेयरमैन रहा। आप कल्पना करिए कि वो क्या करता होगा 10 साल। कांग्रेस का कार्यकर्ता, यूपीएससी का चेयरमैन बटुक सिंह, 10 साल तक इंदिरा गांधी ने उनको इसी यूपीएससी में बना के रखा। ये संविधान की बात करते हैं। ये एमएस गिल, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और इनकी पार्टी का मंत्री बन जाता है। टीएन शेषन, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ता है। नवीन चावला, जो कि इनका सलाहकार होता है, वो चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। तो ऐसे तमाम ऐसे उदाहरण है जो संविधान को विखंडित करने का काम कांग्रेस ने किया, और देश को बर्बादी अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी बात तो उन्होंने आज जो ये अखंड भारत की बात हो रही है, तो ये अखंड भारत आपका अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा अखंड भारत का हिस्सा था पहले। लेकिन पुरानी सरकारों ने तुष्टीकरण के लिए पहले पाकिस्तान को अलग किया धर्म के आधार पर,
उसके बाद में बांग्लादेश का गठन किया गया। तो उस समय इनको ये समझ नहीं आया कि अपने ही देश के हिस्से को काटकर आप दूसरे देश को दे रहे हो, दूसरा देश बना रहे हो, वो भी धर्म के आधार पर। उसके बावजूद आपने दूसरे धर्म के लोगों को भी यहाँ रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने देश के हिस्से को धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि उसको जानबूझ करके अलग करना चाहते हैं। आज जो स्थिति बांग्लादेश और पाकिस्तान की है, उस स्थिति से भी बदतर स्थिति ये भारत की करना चाहते हैं। कौन करना चाहते हैं? कांग्रेस अभी दिल्ली के अंदर तुर्कमान गेट पर जो अवैध जो बिल्डिंग थी उसको गिराया गया। रात में ही सारे लोग आकर के वहां इकट्ठे होते हैं, आकर के वहां पत्थरबाजी करते हैं। आप पूछा जाए ये पत्थरबाजी करने वाले लोग कहां से आते हैं? फिर इसका मतलब वो वाली जो आप कहते हैं कि ये लोग हिंदुओं को लुभाने की या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसका मतलब फिर वो वाली बात आपकी खारिज हो जाती है कि मंदिर भी टूट रहे हैं। आप मस्जिदों पर कार्रवाई के आरोप लगाते हैं, इसका मतलब ये कि ये मंदिरों पे भी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, देश को किस तरीके से सत्ता की खातिर ना हिंदुओं के साथ है ना मुसलमान। आप 5-10 मुद्दे गिना के लाएंगे हमेशा उन्हीं मुद्दों को लेके। अखंड भारत पे भी तो कुछ कहिए। हम कह तो रहे, हमने कहा आजादी से पहले अखंड भारत था, उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने सरकारें बनाई मुस्लिम के साथ मिलके। हम कब कह रहे हैं इन्हीं की थ्योरी सबसे बड़ी। अखंड भारत को लेकर आपका विजन क्या है? अभी क्या विजन है आप लोगों का? चलो उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब उसे पुण्य में, उस पुण्य के लिए आप क्या करना चाहते हैं? जो चीज टूट गई वो जुड़ती नहीं है, वो जुड़ती नहीं है। इनके कहने से कुछ नहीं होता, जो कहना कहते क्या कह हैं। रहे हैं? इनकी तो चले तो ये नॉर्थ ईस्ट को भी हिंदुस्तान से बाहर कर दे। ये तो सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ टुकड़ा टुकड़ा ही करना चाहते हैं। पूजा जी देखिए, जो योगी आदित्यनाथ ने बोला है वो बड़ा मुझे लगता है कि गैर जरूरी बयान है। ऐसा बयान दिए जाने की जरूरत नहीं है। पहली बात, 25 करोड़ पाकिस्तान के जिहादी, 17.5-18 करोड़ बांग्लादेश के जिहादी आप लेके आएंगे इस देश में, कितने हो जाएंगे? 25 करोड़, यहाँ के 50 करोड़ और 67 करोड़। फिर आप सोचेंगे कि हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। तो ये बयान ऐसा है जिसको दिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत ज़्यादा टर्मोइल है। कोई किसी के राष्ट्राध्यक्ष को पकड़ के ले जा रहा है ज़बरदस्ती, कहीं कोई किसी के वो तेल टैंकर को पकड़ ले रहा है अमेरिका ज़बरदस्ती, किसी को धमकी दी जा रही है, भारत को धमकी दी जा रही है कि 500% तुम पे टैरिफ लगा देंगे। तो इस वक्त पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उथल पुथल है, तो ऐसा बयान दिए जाने की ज़रूरत नहीं थी, पहली बात तो। दूसरी चीज़ कि अगर जो हम हैं ब्राइट स्पॉट इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी का जो रेट है, जीडीपी रेट है 8.5% है। आप चाहते हैं कि यहाँ पूरा टर्मोइल हो जाए, वो हम ब्राइट एक स्टार से एक ऐसी जगह फंस जाएं कि लड़ाई में फंस जाएं, और पूरा वर्ल्ड जब धीरे धीरे करके थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे बयानों को नहीं दिया जाना चाहिए। अब इस वक्त की सिचुएशन ये है, बहुत खतरनाक सिचुएशन में पूरा वर्ल्ड पड़ा हुआ है, तो इस वक्त सारा काम विदेश मंत्रालय और सरकार को करना चाहिए। क्या बयान आएगा विदेश नीति पे, वो सरकार को देखना चाहिए, विदेश मंत्री को देखना चाहिए, विदेश सचिव को देखना चाहिए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को देखना चाहिए। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसे बयान दिए जाने की जरूरत नहीं है। हमसे यहाँ के जिहादी नहीं संभल रहे, तो ये ऐसे बयान सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए दिए जा रहे हैं, जो बिल्कुल दिए जाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त विदेश नीति का काम केंद्र सरकार संभाले, प्रधानमंत्री संभालें, विदेश मंत्री संभालें, विदेश सचिव संभालें, और विदेश प्रवक्ता को क्या बोलना है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को क्या बोलना है, वो तय करें। कोई भी मुख्यमंत्री इस देश का इस चीजों पर अब ना पड़े इस वक्त, क्योंकि देखिए अमेरिका ने वहां वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ के ले गए, फिर रशिया का एक ऑयल टैंकर पकड़ लिया, और वो बोल रहा है, ट्रंप बोल रहा है 500% टैरिफ लगाएंगे। पाकिस्तान की और यहाँ ईरान में रिजीम चेंज होने की बात चल रही है, वहाँ 100 से ज़्यादा शहरों में वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, रिजीम चेंज करवाने की अमेरिका बात कर रहा है। इजराइल बोल रहा है अटैक करेंगे, अमेरिका बोल रहा है अटैक करेंगे अगर जो लोगों को मारा गया। आपके बिल्कुल देखिए, बांग्लादेश में रिजीम चेंज करवा दी गई, नेपाल में रिजीम चेंज करवा दी गई। हमें इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है। हमारे देश का काम अच्छा चल रहा है, हम ब्राइट इकोनॉमी है, लगातार यहाँ 8.5% की जीडीपी रेट है हमारा, सब अच्छा खा रहे हैं, कमा रहे हैं, और लोगों की जेब में पैसा आ रहा है, तो हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या चल रहा है दुनिया में, बिल्कुल नहीं जरूरत है भारत को फंसने की। और इस वक्त ये ऐसा मौसम है कि ना बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर जो आप बोलेंगे तो गर्त में फंसेंगे। इसीलिए अपने आप चुप बैठिए, अपने खाने कमाने पे पूरा हिंदुस्तान ध्यान दे। सरकार भी देखिए, मोदी से लगातार मांग की जा रही है कि भाई ट्रंप के बयान पे बोलो। मोदी जी समझदार है ना, उनको पता है ट्रंप के बयान पे बोलने की जरूरत ही नहीं है। जबकि कांग्रेस तो लगातार मांग कर रही है कि ट्रंप के बयान पे बोलो, ये बोल रहे हैं, मुझे सर बोला। क्या मोदी जी सर बोल देंगे ट्रंप को? बिल्कुल नहीं बोल सकते। कोई राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप को सर नहीं बोलता होगा। छोटे मोटे राष्ट्र या उसके अलावा जो पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर है, उसके अलावा कौन सर बोलता होगा उसको। लेकिन यहाँ क्या है, इस वक्त भारत को फंसाने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है, और अगर जो सरकार चुप मार के बैठी है, कोई बयान नहीं जारी कर रही है, तो इसका मतलब ये है सरकार बोल रही है कि भाई चुप्पी भली है इस वक्त। हाँ जी, समाजवादी पार्टी का क्या इस पर कहना है?
मैं कहना चाहता हूँ, जोड़ने तोड़ने वाले से बड़ा होता है जोड़ने वाला। अगर कोई अगर कोई व्यक्ति इस पहल कर रहा है जोड़ने की तो अच्छी बात है। कानून व्यवस्था पब्लिक बताए जरा, कैसी कानून व्यवस्था अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति बहुत में? अच्छी कानून व्यवस्था है यूपी में, तो बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा रहा है। और ये बोलते हैं ना डेवलपमेंट की बात, मोदी गवर्नमेंट ने क्या डेवलपमेंट किया है? 2014 से पहले 16 आईआईटी थे, अब 23 हैं। और 2014 से पहले 7 एम्स थे, आज 26 हैं। और ये जो बांग्लादेश हमें काटने की बात कर रहा है, ये चिकन नेक के कॉरिडोर को काट देगा। इसकी इतनी औकात, जिसको पाकिस्तान रोज मारता था, नरसंहार कर रहा था, हमारे यहाँ के सैनिकों ने इसे इतना मारा था पाकिस्तान को, और तब जाके इनको छुड़ाया था। ये हमें आग दिखाएगा इसकी इतनी औकात? देखिए, जैसा पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश से बात हुई है, योगी जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और इन्हें हम सारी पब्लिक है, इनमें से कोई पाकिस्तान को नहीं चाहता है कि कोई वहाँ से यहाँ आए, ठीक है ना ही बांग्ला, क्योंकि ये जो पाकिस्तान था, ये पूर्वी, जो आज बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था पहले। तो देखिए, ये योगी जी ने बोला है कि मतलब ये हम यहाँ कतई वो नहीं करेंगे। तो बयानबाजी होती रहती है, पॉलिटिक्स का वो है, पर यहाँ कोई इंडिया का, कोई भारत का कोई चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान का या बांग्लादेश का यहाँ कोई व्यक्ति यहाँ आए। पीओके तो चाहिए, योगी जी, वो तो हमारा हिस्सा आएगा ही, वो तो भारत का हिस्सा वो तो लेंगे, हम अपना हिस्सा थोड़ी छोड़ देंगे। हाँ। जैसे अब बुलडोजर चलती है तो सरकार अपना हिस्सा छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी ना। तो वैसे पीओके भारत का, तो भारत अपना हिस्सा लेके रहेगा वो, अब नहीं तो कल तो जरूर आएगा ही आएगा वो। अखंड भारत पर क्या सोचते हैं? हमारी भूमि आर्यावर्त रही है। आर्यावर्त के हिस्से में कांधार से लेकर पूरा आज जितना बड़ा अक्साई चीन का हिस्सा, बांग्लादेश, ये सारा आर्यावर्त की भूमि रही है। तो योगी जी संत आदमी है, उन्होंने आर्यावर्त की कल्पना की। हम लोग हिंदू राष्ट्र में उदार चरित वाले हैं, और एक श्लोक है, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। तो उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात करी है। इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, इसको उस हिसाब से लेना चाहिए कि वो संपूर्ण आर्यावर्त की भूमि एक करना चाहते हैं, और फिर से राम राज्य की कल्पना करेंगे तो आर्यावर्त होना जरूरी है, ठीक है। तो वो उन्होंने वो कल्पना करी है, अब लोग इसको अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, तो उनका काम है। आपका क्या कहना है? मैम देखिए, हमारे भारत में भी जो पत्थरबाज है वो कम तो नहीं है, और फिर मैं पत्थरबाज को लाऊं क्या? बांग्लादेश को अगर मिलाएंगे तो वहाँ का जो पत्थरबाज है, जो मतलब जिहादी नहीं कह रहे मानसिकता कि है। राम राज्य की बात करेंगे तो आर्यव्रत की बात नहीं, करेंगे। रामराज की बात करेंगे तो कहने का मतलब जो है पाकिस्तान या नहीं बांग्लादेश। कह रहे कि अखंड भारत का मतलब ये उनका कहने का नहीं है, वो देखिए, आशय है नहीं। इनका जो भी है अपना अपना वो है, सब विचार है। हाँ। लेकिन हमारा जो मानना है कि जितना अभी हमारे हिंदुस्तान में पत्थरबाज हैं, अगर उसे हम बांग्लादेश से भी ले आए और पाकिस्तान को भी हम मिला ले, फिर क्या होगा? हमारे जो स्टेट का मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं या हमारे प्रधानमंत्री, इनको अपने देश पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है, उसको हम कैसे सेफ्टी रखें। कहीं पत्थरबाजी हो रही है। आपके कहने का मतलब है कि सारे मुसलमान पत्थरबाज हैं? हाँ? सारे मुसलमान पत्थरबाज हैं? मतलब आप एक चीज बताओ, हमारे जितने एक चीज, चलो मैं आपकी बात से आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं नहीं सारे नहीं है, लेकिन जो मानसिकता हो रहा है, जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश में निरीह गरीबों पे अत्याचार हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है? आखिर एक चीज बताओ, कितने हिंदू हमें यहाँ हिंदुस्तान में आप हिंदू मुस्लिम की बात मत कीजिए, बात कीजिए आप हिंदू मुस्लिम की बात मत मैं कीजिए। उसी बात पे आ रहा हूँ, फिर उसी पे मत जाइए, बात कीजिए आप सर्वधर्म समभाव। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में मुस्लिम भाई भी है, हिंदू भी है। हाँ। कितने हिंदू ने मुसलमानों के साथ अत्याचार किया, लेकिन बंगाल में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो आप ये बताओ। आप गए वहाँ? क्या आप बांग्लादेश? वही मैं कह रहा हूँ, आप नहीं बांग्लादेश की बात करते हैं। हिंदुस्तान में ही क्या हो रहा है? बंगाल में स्थिति देख लो, हिंदुओं को मारा जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है। यही नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणों को मारा जा रहा हो या ठाकुरों को मारा हो, दलितों को भी मारा जा रहा है। कोई हिंदू, कोई कांग्रेस नहीं बोलती, समाजवादी पार्टी वाले कुछ नहीं बोलते, सिर्फ सवर्णों को मानने पे। हाँ, एक सेकंड मैम देखिए, ये तो हमारे जैसे पाकिस्तान की बात हुई या बांग्लादेश की बात हुई, तो हमारे तो जो पहले से थे अखंड भारत की हिस्सा थे। अपना अफगानिस्तान 1876 में भारत का ही अपनी हिस्सा था, वो तो हमारा हिस्सा था। अगर कोई देश हमारे साथ है, हमारी जो है क्या कहते हैं जीडीपी को देखते हुए या फिर देश को देखते हुए अगर आ रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब उसमें हमारे देश के जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री, वो जो डिसाइड करेंगे। 1876 में अफगानिस्तान हमारा हिस्सा था। बांग्लादेश 1947 में जो है उसको अलग बनाया गया। म्यांमार जो वर्मा था वो भी 1937 में हमारा हिस्सा था। इस अखंड भारत के थे। नेपाल भी हमारा ही हिस्सा था, और अपना भूटान भी, ये सब हमारे हिस्से थे। मैम अखंड भारत की परिकल्पना जब यहाँ की पब्लिक करती है तो क्या होना चाहिए?
देखिए मैम, ये तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, देखिए हम लोग उस लेवल पर भी नहीं है, लेकिन अखंड भारत होता क्या है कि आप भी साथ में आ जाओ, आप भी साथ में आ जाओ, आप भी आ जाओ। इससे हमारे देश की मजबूती होती है, क्योंकि जब कभी जंग की पड़ोसियों का साथ होना जरूरी है, पड़ोसियों का साथ होना बहुत जरूरी है। उसके लिए तो कूटनीति की जरूरत पड़ती है। नहीं, कूटनीति की जरूरत पड़ती है मैम। इसमें अगर एक सेकंड, एक एक सेकंड। सेकंड, अगर अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प ये सोच सकता है कि हम वेनेजुएला को अपने अंदर मिला लें, क्योंकि ये अमेरिकन स्टेट जो था, अमेरिकन स्टेट का एक पार्ट है, तो मेरा संपूर्ण भारत कहाँ है, मेरा अखंड भारत कहाँ है? बांग्लादेश उसका पार्ट है, वो वेनेजुएला के साथ कर सकता है, हम भी सकती हैं, हम भी संपूर्ण परमाणु शक्ति है, हमें कोई दिक्कत हमारी नहीं है। विस्तारवादी सोच नहीं ना। विस्तारवादी कहाँ? हम अगर मेरा हिस्सा कहीं जमीन पड़ा हुआ है, उस जमीन को अगर हम जो कैप्चर किया हुआ है उसको हम वापस ले रहे हैं, तो विस्तारवादी सोच नहीं, हम चीन को नहीं हथिया रहे हैं, हम अपनी जमीन वापस चाह रहे हैं, हम आर्यावर्त वापस चाह रहे हैं। योगी जी का कहना यही था, योगी जी का कहना ये नहीं था कि हम बांग्लादेश किसी देश पे कैप्चर कर लेंगे। अरे सब साथ आ जाओ, सबका विकास करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे हम भारत देश को कहते हैं कि अखंड भारत बनना चाहिए, ठीक है, तो हम अपने नेबर्स को सपोर्ट तो कर रहे हैं ना उस चीज़ में। जैसे भूटान है, भूटान हमसे अलग है, पर आज भी इंडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर आप भूटान में जाते हो तो आपको भी अभी भी इंडियन करेंसी आपकी चलती है। और हम किन एलाइज को और किन हमारे जो नेबर्स हैं हमें एनिमी समझते हैं, हम पाकिस्तान को समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि फंडिंग उसकी यहाँ से आ ही नहीं रही है, वो इंडिया से हेल्प लेना ही नहीं चाह रहा है, तो हम उस पर क्यों आए क्वेश्चन पे? वहीं पे श्रीलंका की साइड जाए तो अगर हम कहते हैं अखंड भारत, तो एशिया ही लगभग अखंड भारत में आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चाइना अलग है, यहाँ पे इंडिया अलग है, सबको यूरोप बिल्कुल अलग है इस टाइम पे। तो अखंड भारत हम सोच क्यों रहे इस चीज़ को? क्योंकि हमारी आज की डेट में आप कहते हो कि हमारी 4 ट्रिलियन की जीडीपी है, ठीक है, हम 4th नंबर पे आते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ आपको क्या लगता है कि आप पेटीएम पे हर चीज़ ऑनलाइन आप ट्रैक कर रहे हो, तो आपकी 4 ट्रिलियन इकनॉमी ऐसी बन जाएगी। बात ये कि हम 3rd ट्रिलियन पे आए, 3rd पोजीशन पे आए जीडीपी में, और जीडीपी पर कैपिटल देखिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है इस पॉइंट पे, जो अखंड भारत की हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे। मतलब कैसे दिखाना चाहिए भारत इंटरनली? इंटरनली टूरिज्म के पॉइंट पे अगर कैपिटल मान ले, टूरिस्ट की क्या है, उदयपुर जाते ज़्यादातर लोग, दिल्ली क्यों नहीं आते? क्योंकि बिकॉज दे नो अबाउट द दिल्ली कल्चर, कि अगर आपने शीशगंज के पास इतना सब कुछ बना दिया है, यू गॉट रेड फूड, वी गॉट एवरीथिंग, बट अगर वहाँ पे सिविक सेंस नहीं है, सो क्या ही है फिर? एंड कुछ अगर कहना चाहेंगे क्या आप? कहने का मतलब दिल्ली में सिविक सेंस नहीं है। सिविक सेंस तो अगर सिविक सेंस की बात आएगी तो फिर ये तो सब जगह नहीं, पर आ सिविक जाती है बात। दिल्ली में सिविक सेंस नहीं है। रियली यू आर सेइंग कि सिविक सेंस नहीं है दिल्ली में? व्हाई आर यू इन दिल्ली? तब आप क्यों हैं दिल्ली में? आप सिविक सेंस का मेरे को पहले डेफिनेशन बताइए। नहीं, आपकी सिविक civic सेंस sense का क्या है? डेफिनेशन आप दीजिएगा। सिविक सेंस हाँ, मैं मेरी तरफ से डेफिनेशन ये सिविक सेंस की, अगर आपको जैसे आपने एक जगह कूड़ा इकट्ठा कर दिया, आप एक थैली रख दोगे, आप पे कूड़ा आ जाएगा, ठीक है, सारे वहीं पे फेंकने लग जाएंगे। इटसेल्फ आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए उस चीज का कि अगर आप प्रॉपर्ली आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर सिविक सेंस की बात करते हैं, सिविक सेंस आप रास्ते पे चल रहे हैं, क्या आपको चलते चलते किसी ने गाली दे दी? अगर आपने किसी से फोन पे सुन ली फिर? नहीं, फोन पे सुनने की बात ये अलग मैटर हो गया, थोड़ा सा हम अलग दिशा में जा रहे हैं जी। क्या सोचते हैं अखंड भारत के बारे में? पब्लिक क्या सोचती है अखंड भारत के बारे में? अखंड भारत शांति, सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास, सब शिक्षा, और मेन मुद्दा हमारा शिक्षा होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति की भावना होना चाहिए अंदर से। राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं क्या आज अखंड भारत पे? अखंड भारत, हाँ। जब तक हम ये जो पीओके जब तक नहीं लेंगे तब हाँ। अखंड भारत का कोई पीओके चाहिए? पीओके चाहिए नहीं, वो तो पहले से ही तो हमारा है। हमारा ही है। हाँ। लेकिन जब तक मैं तो आपका भाव POK जानना चाह रही हूँ बस आज। मैं पाकिस्तान की हाँ। जो पीओके है उसको ही बात कर रहा हूँ। जब वो चीज के लिए जब वोट बीजेपी ले सकता है, अब तक वो 11 आप कह रहे हो अखंड भारत की बात तब करो जब पहले पीओके ले लो, है? जब तक 11 साल में उसी इसका सरकार जवाब दीजिए सर। कह रहे हैं कि पीओके पहले ले लो, उसके बाद अखंड भारत की बात करना। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भारतवर्ष की बात की है, और पीओके तो लेके ही रहेंगे ना, वो तो हमारे मैनिफेस्टो में भी है। हमने भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं वो मैनिफेस्टो में जो आपने वादा किया पूरा कब होगा? जल्दी होगा। हमने 370 हटाया ना, हम सीए ला रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, निश्चित तौर पे होके रहेगा, उसकी चिंता मत करिए मित्र। हाजी नाज़िम जी देरी से आए हैं आज, आप क्या बात है? हाँ देखिए, अखंड भारत पे क्या कहेंगे? हाँ पूजा जी, देखिए मैं अपने देश की सम्मानित जनता से माजरत चाहूंगा। देखिए मैं अपनी माफी मतलब माजरत का मतलब माफी हो गया। भाई देखिए, मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, तो देखिए मेरे लिए पहले नमाज है, और देखिए मैं अपने अल्लाह को याद करके आया हूँ। और मैं आपको एक चीज और बता दूं पूजा जी, भारतवर्ष की बात हो रही है, पर अल्लाह तो कहते हैं जनसेवा पहले होनी चाहिए। हाँ सुन तो लीजिए, मैं तो वही ये तो जनसेवा है आपकी कि जनता के बीच में आके आप पक्ष रखें। देखिए मेरे लिए नमाज है,
अब फिर जब मैं नमाज पढ़ूंगा तभी तो अपने आम जनता के लिए दुआ करूंगा अल्लाह से। और फिर एक चीज और अब मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन दुआ के साथ साथ आपके कर्म जो लोगों के लिए आप करें वो भी काम कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी कि नमाज से ही काम होगा, आपके कर्मों से भी काम हो सकता है। हाजी नाजिम जी, हाँ देखिए, मैं वजीर आला सूबे के जो है उनका दिल से सम्मान करता हूँ भाई। हाजी वज़ीर आले क्या, पहले आप थोड़ा हिंदी में समझाया करो, आप क्या बोल रहे हो हमें हमारी पब्लिक को समझ में पता है भाई वजीर आला किसी को? हाँ उधर जरा कैमरामैन हमारे दिखाएं जरा, वजीर आला कितने लोगों को पता है? इधर बताओ जरा, अब मुझे बताओ वजीर आला। चलिए मैं बता देता हूँ। सूबे के वजीर आला का मतलब है कि मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, इंग्लिश में चीफ मिनिस्टर बोलो ना, पब्लिक के लिए ही तो बात कर रहे हो। मुख्यमंत्री, उर्दू में वजीर आला। तो सबको नॉलेज होनी चाहिए भाई पढ़े लिखे जनता थोड़ी कि सबको जो इनको पता है वो आपको पता हो। 4 क्वेश्चन वो पूछे तो क्या आपको पता होगा? सब ये भी बोल दें आपको नॉलेज होनी चाहिए। हाँ आप सुन तो लीजिए भाई, देखिए सुन लीजिए। अब देखिए भारतवर्ष की बात होती है तो देखिए मैं कैमरामैन से बात कहूंगा कि अब मुझे आप दिखाइए। देखिए मैं इस भारत की पाक सरजमी को कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदा करता हूँ अल्लाह के नाम पे। भाई मुझे कीजिए, देखिए। अरे हाजी नाजिम जी, सबको पता है कि आप सजदा करते हैं। इसके लिए आपको सबूत देने की जरूरत नहीं है। भाई नहीं सुन लीजिए भाई, ये सजदा मैंने क्यों करा? क्योंकि देखिए मैं एक खूबसूरत माँ की कोख से पैदा हुआ और एक खूबसूरत माँ की कोख में समा जाऊंगा, इसी के अंदर समा जाऊंगा। इसको माँ मानते हैं ना धरती को? देखिए मैं भारत माता की जय। देखिए अब इस सब भाई इस सब पूजा जी, सजदा कभी जूता पहन कर नहीं होता, सजदा कभी जूता पहन कर नहीं होता। इन्होंने सजदे का अपमान किया है, ये माफी मांगे मुसलमानों से। नहीं सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए। खा के बिल्ली हज को चलिए, वैसे हाजी हैं। भाई देखिए अभी इन्होंने कहा कि जूते, मैंने नमाज अदा तो नहीं करी भाई, नमाज अदा नहीं करी। ये ऐसा मुस्लिम है जो सजदा किया अल्लाह को, इन्होंने माता को करने की कोशिश कर रहे थे। सजदा इन्होंने भारत माता को किया। तो माता को किया है तो जूते पहने करेंगे क्या? और माँ को सजदा करेंगे तो जूते पहनेंगे क्या? माँ की गोद में बैठ सकते हैं जूते। हाँ सुन लीजिए भाई, देखिए भाई सजदा किया जूता पहन के, ये देश से माफी मांगे। इन्होंने एक सजदे का अपमान किया है, नहीं होना चाहिए। एक अच्छा मुसलमान जूते पहन के सजदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सुन लीजिए भाई, देखिए ये इस तरीके का तर्क देश के अंदर कर रहे हैं। ये मैं फिर वही बात कर दूंगा कि मजहब इस्लाम को अच्छी तरीके से पहचानना चाहिए कि जूते पहन के सजदा नहीं हो सकता, ना जूते पहन के प्रार्थना हो सकती, ना जूते पहन के पूजा हो सकता, ना जूते पहन के गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा जा सकता, ये ना जूता पहन के गिरजाघर में पूजा हो सकती। इन्होंने सजदे का अपमान किया है, अल्लाह का अपमान किया है, इनको देश से माफी मांगनी होगी। सबसे बड़ी बात ये कि आज हाजी नाजिम ने बोला कि इस माँ की कोख में एक दिन दफन हो जाऊंगा। अब देखिए पूजा जी, फिर मैं वही कहता हूँ, माँ की कोख में भी जूता पहन के दफन नहीं होता, कफन में दफन होता है। अब इनको सुन लीजिए। अब देखिए ये है फर्जी मुस्लिम, आता जाता तो कुछ है नहीं भाई। अगर मैं शहीद हो गया इन कपड़ों के अंदर तो मुझे कोई भी है ना कफन में नहीं दफना सकता। मैं कोई भी मुझे कफन में नहीं, जिस लिबास में मैं हूँ तो उसी लिबास के अंदर मुझको सरजमी के अंदर दफन करा जाएगा। आज के मुद्दे पर आ जाते हैं। अब आज के मुद्दे पर मैं वही कहता हूँ कि देखिए आधा अधूरा ज्ञान हमेशा देश को नुकसान पहुंचाता है, तो इसके लिए किसका ज्ञान सच्चा है ये हम कैसे माने कि आप सही बोल रहे हैं कि आप सही बोल रहे हैं? अब इसके लिए मुझे इस्लाम की पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। ऑब्वियसली नहीं जाता कोई भी जूता पहन के। अगर मंदिर में जूता पहन जा सकता है? मस्जिद है, ये मस्जिद है, सजदा उसे होता है, मस्जिद है। आज के मुद्दे पर आ जाइए। पर आप ये कह रहे हैं कि आप धरती माँ को सजदा कर रहे थे। हाँ देखिए मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करा, अल्लाह के लिए सजदा करा। और रही बात अब आपके टॉपिक की, तो मैं कहना चाहता हूँ हम तो शुरू से भारतवर्ष के, देखिए मुख्यमंत्री जी ने बात करी, हम अखंड भारत की बात करते थे भाई। हमारे लिए बड़ा फख्र की बात है कि हमारा भारत अखंड भारत हो जाए। भाई मेरे मुख्यमंत्री ने देखिए अखंड भारत की बात करी है, हाजी नाजिम को बड़ा फख्र है, अखंड भारत की बात हुई है। क्योंकि यहाँ पर एक दिन ये डिबेट में बोले थे इनके पूर्वज अफगानिस्तान से ये चाह रहे हैं कि वहाँ के भी जिहादी यहाँ आ जाएं। आप झूठ बोलते हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ वहाँ के जिहादी भी यहाँ आ जाएं। ये चाहते हैं पाकिस्तान के जिहादी भी यहाँ आ जाएं और यहाँ के जिहादियों से मिल जाएं। और भाई इसका मतलब बौद्धिक स्लीपर सेल वाली सोच है, ये मुसलमानों के बौद्धिक स्लीपर सेल हैं। और आपको एक चीज बता रहा हूँ, है ना, ये है ना, क्या आप पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं क्या? ये चाहते हैं रोज बम फूटे। भाई हमें नहीं चाहिए 2542 करोड़ जिहादी, हमको नहीं चाहिए। और सबसे देखिए जिस प्रोविंस से आते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस, जब उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस होता था वहां के मुसलमानों ने सबसे पहले बात उठाई थी भारत के टुकड़े करने की बात। और ये उसी उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये उसी उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं कि जब भारत का बंटवारा हुआ तो वहां पाकिस्तान में वहां के रह गए। लेकिन
इन्होंने भाई वोट तो दी थी पाकिस्तान के पक्ष में क्यों नहीं जब चले वोटिंग गए? हुई थी ना, लेकिन लेकिन हाजिर गए नहीं, सोच यही रह गई। भारत को बांटने वाली सोच यही है। और जहां पाकिस्तान बनाए उन्होंने तो कभी भी मुस्लिम लीग को वोट भी नहीं दिया था। फक्र होता है कि मेरे बुजुर्गों ने गांधी जी का मुल्क चुना और मैं तो देखिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इस देश को मैं तोड़ तो बिल्कुल के, कहता इस हूँ। देश को तोड़ने वाले यही रह गए। और जिन्होंने मुस्लिम लीग के पक्ष में वोट नहीं किया था खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के, लेकिन उनको वहां उसमें डाल दिया। ये देश तोड़ने वाली सोच थी। यूनाइटेड प्रोविंस के मुसलमानों ने सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग को वोट किया था। और ये पाकिस्तान से अलग हट के बात नहीं कर सकते, ये महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते, युवाओं के रोजगार की बात नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की बात करेंगे। लेकिन पीस पार्टी जो बात करेंगे इन युवाओं की बात करेंगे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां इन लोगों को मिलनी चाहिए थी। मुसलमानों ने, हापुड़ के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट क्या जनता नहीं पूछ सकती? जनता सवाल पूछेगी इनसे। जंप मार के कहेंगे नौकरी, युवा, इन सारी चीजों पे आ जाएंगे। हाजी एक नाजिम सेकंड, खान को हाजी पीस पार्टी नाजिम का जी। प्रवक्ता यहाँ पे आपके सामने खड़ा है। हाजी नाजिम जी, आपके एक हक की सेकंड, आवाज को मैं बीजेपी के बोल रहा हूँ। प्रवक्ता इस बात का जवाब दे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में सोचते हैं लेकिन देश के मुसलमानों के हित में आप नहीं सोचते, इसका क्या जवाब है? पूरी दुनिया में पूजा जी नहीं, आप भारत की बात कीजिए। सुन तो आप लीजिए। क्या पूरी दुनिया में पैदा हुए हैं? पूरी दुनिया में नहीं, यदि भारत की बात हो रही है। मुसलमान अगर यहाँ सिर्फ सुरक्षित भारत है की बात तो वो होगी। हिंदुस्तान का नहीं, मुसलमान भारत की भी बात में सुरक्षित है। नहीं तो इसमें तो सुरक्षित भारत की नहीं, ही बात कर रहे ये हैं। क्या कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में भारत में सुरक्षित है नहीं है मुसलमान? सुरक्षित मुसलमान। भाई मैं तो इनसे पूछना चाहता नहीं, हूँ। आप है, आप बताइए ना, है कि हमने नहीं? हमने शिकायतें तो आप हमने कर रहे हैं ना? नहीं, हमने इन्हें वोट किस लिए दिया था कि क्या आपने वोट किया? रोजगार के लिए जिम्मेदारी नहीं है इनकी। देखिए पूजा जी, लेकिन इनको इस सिर्फ देश और में सिर्फ जितनी भी मुसलमानों की योजनाएं फिक्र है। हैं, नहीं, भाई मुसलमानों की फिक्र हाजी है। नाजिम जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि इनको वोट किया था, फिर वो मंच से कहा जाता है कि सारे मुसलमान एकजुट हो जाओ, बीजेपी के खिलाफ वोट करना है, वो कौन से मंचों से बात होती है? हाँ देखिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, ज्यादा मत बोलिए, अरे ज्यादा मत बोलिए भाई। बीजेपी को वोट नहीं किया है। अनाज सबसे ज्यादा ले रहे हैं। उज्ज्वला योजना इन्होंने सबसे ज्यादा ली। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर इनको सबसे ज्यादा मिले। और ये बात करें 2% बीजेपी को वोट नहीं किया इन्होंने, 2% भी बीजेपी को वोट नहीं किया है। मैं तो दिल से सलाम करता हूँ। 2% किया है। मैं कहता हूँ पूजा जी असली राष्ट्रभक्त हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई इन्होंने एक भारतीय मुस्लिम की बात रखी। तो पीस पार्टी वाले बीजेपी के साथ असली राष्ट्रभक्त आप लोग हैं। ये राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते जो मुसलमान की आवाज, मैं ये पूछ रही हूँ, आवाम की आवाज को दबाए, जो 2 करोड़ सुनिए। प्रतिवर्ष नौकरियां देने की हाजी बात नाजिम करते जी, हैं। एक नहीं दे रहे, जो महिलाओं की सुरक्षा की आवाज को दबाते हैं, मुसलमानों की आवाज को नहीं दबाते। स्मार्ट सिटी ये देने की मुसलमान बात खूब करते बोले, नहीं दे रहे। हम जेहादी सोच को तो हर वक्त दबाएंगे। मैम एक मिनट, मैं नाजिम जी की बात पे अभी आपने कहा कि इन्होंने सजदा किया, और एक मिनट सुन लीजिए, अरे इन्होंने कहा कि आपने सजदा किया, आपने गलत किया, आप उनकी भावनाओं पर जाइए। उन्होंने भावना धरती माँ का सजदा किया, जूते पहने, कैसे भी कह रहे हैं, दिल से अगर किया तो फिर किया। तो उस सबसे बड़ी बात है कि धरती को आज माँ मान लिया हाजी नाजिम जी। हाँ, माँ, और इतनी बड़ी पहले आज तक आपने शो में ये नहीं कहा था हाजी इतनी बड़ी बात पे एटलीस्ट उन्होंने धरती माँ को माँ माना, इस पे तालियां बजनी चाहिए यार, आपको भी बजानी चाहिए। बाकी किसी और बात पे हमें उनसे जिरह हो सकती है, हमें उनसे तकलीफ हो सकती है, लेकिन इस बात पे मैं तो सपोर्ट करता हूँ, और आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। भारत के मुसलमान की बात नहीं होती क्या? जूता दिल से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, क्या बात है भाई, एक बार फिर तालियां। जूता दिल से बड़ा नहीं हो सकता, भावनाएं। माँ मान रहा है तो माँ है, हाँ। बस। हाजी, देश में मुसलमानों की बात नहीं हो रही क्या? मुसलमानों की बात हो रही है, हिंदू की बात करोगे तब वो तेज बोलेंगे वो। अगर आप पाकिस्तानी हिंदू की बात करोगे तब वो उससे ज्यादा कह रहे पाकिस्तानी हिंदू की बात होगी तो भी उतनी तेज आवाज निकलेगी क्या बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी? एक सुन लेते हैं, आ जाइए। हिंदू भाइयों के साथ हो, भारत के हिंदू भाइयों के साथ हो, और अखंड भारत के जो मेरे चाहे बांग्लादेश के हो, पाकिस्तान के हो या अफगानिस्तान के हो, मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हूँ। लेकिन ये बता दीजिए भाई, हाजी नाजिम खान मुस्लिम है भाई, अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा है, लेकिन ये बार बार मुसलमानों के खिलाफ बात क्यों करते हैं? यहाँ बात चल रही है कौन करता है? किसने बात कर रही है? तुर्कमान गेट पे क्या हुआ? हाँ भाई सुन, पत्थरबाजी कर रहे थे, वो क्यों नहीं चले गए? आपका सपा का सांसद हिजाबुल्ला जाके तुर्कमान गेट पे पत्थरबाजी करने के लिए लोगों को उकसाता है, वहाँ पे क्यों नहीं जाके बात करते हैं? वहाँ पर भी चले जाते हैं ना। एक भी हिंदुओं और ये चिकन नेक तोड़ने वाले भी क्यों आ जाते हैं? हाँ देखिए, ये कहते हैं कि अलग कर देंगे। हाँ देखिए, देश के टुकड़े करने की बात कैसे कर सकते हैं देश के अंदर? फिर बस आप पूजा जी देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ,
जो भारत के अंदर देश विरोधी नारे लगाएगा, पीस पार्टी उनका खुलकर मजम्मत करती है और कहती है कि वो पक्के देशभक्त नहीं, देश के गद्दार है जो मेरे देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। और रही बात ये, अभी तुर्कमान गेट की बात करी, जो पत्थरबाज थे, हाँ, पीस पार्टी खुलकर कहते हैं कि उन पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और मैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, समाजवादी पार्टी के जो सांसद जो थे नेता, उनका मुस्लिम समाज के लिए कहना चाहूंगा, है मेरे मुसलमानों, कब तक बदनाम होते रहोगे? सुधर जाओ, आज तुम्हें तालीम की जरूरत है। तालीम लीजिए ताकि देश के अंदर अपनी भागीदारी आप निभा सके, कोई आपको पत्थरबाज ना कह सके, क्योंकि आप पत्थरबाजी करते हैं। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लेके तालीम होगी। हाँ, देखिए, मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, बिल्कुल मैं सम्मान करता हूँ, बिल्कुल सम्मान करता हूं अपने मुल्क के वजीर आजम का। अगर मेरे पास बजरंग बली जी की ताकत होती तो शायद मैं अपना सीना फाड़ के माननीय नरेंद्र मोदी जी की फोटो आप लोगों को दिखा सकता। आप मानते हैं कि बजरंग बली की ताकत चाहिए आपको? सीना फाड़ूंगा तो पूजा जी, अभी बात हो रही थी कि पाकिस्तान के मुसलमानों की, बजरंग बली में ही ये ताकत है कि सीना फाड़ के दिखा सकते हैं। पूजा जी सुनो, आज देश सुन लो कि हिंदुस्तान में मुसलमान की कितनी वैल्यू है, कितने राष्ट्रपति, कितने उपराष्ट्रपति और कितने साइंटिस्ट और कितने मंत्री, कितने मुख्यमंत्री, 18 मुख्यमंत्री बनाए पाकिस्तान ने, कितने हिंदू मुख्यमंत्री बनाए पाकिस्तान ने, कितने हिंदू राष्ट्रपति बनाए पाकिस्तान के ऊपर। बात सुनो, मुझे बोलो तो चढ़ाई कर देते हैं कि भाई हमारे हिंदू भाइयों को भाई आपने वहाँ मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? भाई हम तो कहते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान में मुख्यमंत्री हिंदू भाई होना चाहिए, बांग्लादेश के अंदर भी हिंदू भाई मुख्यमंत्री होना चाहिए, जनता तय करेगी ना सर। ये हाजी नाजिम या एहसान अब्बास से पूजा नहीं, पूजा जी मेरा कहने का मतलब है, दुनिया में अगर सुचित है मुसलमान तो हिंदुस्तान में है। अगर सबसे अच्छा मित्र कोई है, कह रहे कि कहाँ देश के मुसलमानों की बात कर रही है सरकार? अरे बता तो दिया, राष्ट्रपति बन गए, उपराष्ट्रपति बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, और मंत्री बन गए, विधायक बन गए। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कौन सा हिंदू बना है? ये हिंदुस्तान में। मुझे पाकिस्तान भेजो, बिल्कुल पाकिस्तान भेजो, मुझे आपत्ति है ना, पाकिस्तान भेजना चाहिए। मैं भाजपा के प्रवक्ता से कहता हूं, क्यों जाएंगे पाकिस्तान? पाकिस्तान भेजिए, ऐसे लोग क्योंकि भाई ने पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है। कुतर के दे रहे। अब एक बात जो कांग्रेस के कंगारू ने इस देश का विभाजन किया। आज योगी जी ने क्या कहा है? कांग्रेस के कंगारुओं ने इस देश का विभाजन किया। कांग्रेस के प्रति इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं कि कांग्रेस के कंगारू और कांग्रेस के नाम की बार-बार क्यों दुहाई देते रहते हैं कि इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया? मौजूदा सरकार की बात कीजिए ना। सुनो पूजा जी, हमारी बाजू काट दी गई, दर्द होगा ना? अरे सबसे ज्यादा तो आपके लिए कर दिया, आप कह रहे हैं बाजू काट दी गई। हमारे कर आपके लिए करते करते थक नहीं रहे, आज भी आपकी आवाज बुलंद करने की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी बाजू काट दी। हाँ पूजा जी इन्होंने किया हमारे लिए, इन्होंने हमारे लिए किया। पाकिस्तान भिजवा दीजिए। नहीं हमारे लिए पूजा यादव नहीं भिजवा सकती इनको, दिलवा दीजिए। पूजा यादव नहीं भिजवा सकती। पाकिस्तान वालों से बड़ी मोहब्बत है, बिल्कुल भी नहीं। मैं नफरत करता हूँ मैं पाकिस्तानियों से। पूजा क्यों, आप तो इंसानियत की बात करते हैं। पूजा जी आज के मुद्दे की बात, अच्छा चुप रहो। माहौल पैदा आतंकियों से कीजिए ना नफरत। पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी से तो यहाँ का कोई इंसान नफरत नहीं करता सर, ये आतंकवादियों से नफरत करते हैं। नफरत आतंकवादियों से, पाकिस्तानियों से नहीं। आज के मुद्दे की बात कर लो, आज के मुद्दे की बात कर लो। इस कांग्रेस के कंगारुओं ने देश के विभाजन किया। योगी जी से भी ये कहा है कि हम सबसे प्रेम करते हैं, या आप हमारे हिस्सा थे। उन्होंने ये नहीं कहा हम कब्जा करेंगे, उन्होंने एक संदेश दिया दुनिया को कि हिंदुस्तान प्रेम की बात करता है। अजी आप कह रहे हैं अखंड भारत, आप ही के सांसद पहुंच जाते हैं, लोगों को उकसाते हैं, ये सब क्या माजरा है? एनालिस्ट की भाषा है मेरी। अखंड भारत की जो बात कर रहे हैं, लोग कह रहे थे पाकिस्तान भेजे, अखंड भारत में पाकिस्तान जो भारत में अखंडता पहले उसको तो बरकरार रख लीजिए। आपके सांसदों की ऐसी बयानबाजी, आपके सांसदों के ऐसे कार्यकलाप, फिर ये दोनों बातें तो अलग अलग हो गई ना कि कहते कुछ हैं और ये हाथी का दांत दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और। पब्लिक सवाल पूछ रही है आपसे। भारतवर्ष प्रेम का देश है, ये जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की। आपके नेता क्यों नहीं कर रहे जोड़ने की बात? सुनो, हमने कभी नफरत की बात की नहीं। नफरत करने वाले लोगों को पता है कि कौन सरकार नफरत की बात कर रही है। और जो पत्थर फेंक रहे थे वो गलत तो गलत है, गलत है। सुनो, वो प्यार फेंक रहे थे, फ्लाइंग किस थी पुलिस की तरफ की, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो घटना घटाई है, देश को जब जोड़ लोगे आप, पाकिस्तान को जोड़ लोगे तो वो करेंगे क्या यहाँ के? इनका वो कह रहे हैं कि वो
फ्लाइंग किस फेंकी थी पत्थर वाली, उसका क्या जवाब है? भारतीयों को परेशान कर देंगे अखंड भारत बना के। ये बांग्लादेश से जो लोग आएंगे, पाकिस्तान से जो लोग भारत आएंगे, का मतलब ये नहीं कि हम कब्जा करेंगे। सुनो इनकी तो सरकार बांग्लादेश में भी होगी, पाकिस्तान में भी होगी। इनको तो कम से कम 70-80 से 90% वोट मुसलमानों को मिलता है, एक तरफा मिलता है। अगर जो बांग्लादेश आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, तो इनकी पार्टी की सरकार 3-4 जगह हो जाएगी। लेकिन क्या नहीं देखिए एनालिस्ट की अगर भाषा है ये, तो फिर ये गलत है किसी भी पक्ष के लिए। मैं तो बोल ही नहीं रहा किसी पक्ष के लिए। मैं तो कहता हूँ प्रेम। लेकिन आप ही के मन से एक नेता, में नाम नहीं लेना चाह रही, आप ही के मन से सभी को कहा था कि एकजुट हो जाओ। याद है राहुल जी, वो चुनाव याद है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो अभी मन से कहा था कि सबको एक जब चुनाव आ रहा है तब भी ऐसा ही मिलेगा। देखिए कितने सारे वो किए जाएंगे कि मुसलमान एकजुट होके वोट करें इनको, ये तो लगातार मांग होगी। भारतवर्ष में रहने वाले लोगों से अपील की जाती है कि मुसलमान भी तो वोट आप दे, ये कहें कि हिंदू जनता भी हमें वोट वोट दे, करे। सिख ईसाई भी वोट दे। एकजुट होके वोट करो, एक धर्म के लोगों को, वो थोड़ा अलग हो जाता है ना राहुल जी? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समाजवादी पार्टी ने ही सपोर्ट किया था कि आई लव मोहम्मद। ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब वोट देते हैं समाजवादी पार्टी कि सब एक साथ मिलकर देश की आवाज बने, इकट्ठे होकर वोट दे, किसी पॉलिटिकल पार्टी कहने पे बटे नहीं। देखिए सबसे पहले इस देश में स्ट्रेटेजिकल वोटिंग किसने करना शुरू की? मुसलमानों ने एक तरफा वोट करना शुरू किया। हिंदू तो बाद में आके सोचा है। 2014 में हिंदू ने वोट करना शुरू किया, हिंदू के नाम पे वोट किया है। और देखिए उसके अब इनको हिंदू का एकजुट होना झेल नहीं रहा है, इनको पता नहीं रहा कि ये हिंदू एकजुट होकर वोट क्यों करता है बीजेपी को। पहले आपने किया था, जिसकी वजह से अब आपको दिक्कत होनी शुरू हो गई है। अब आपको सारा समाजवाद। राहुल तलान थोड़ी देंगे, ये कोई सरकार में थोड़ी है राहुल तलान कि सर आप दोगे क्या नौकरी? नहीं, सरकार नौकरी दे रही है, लेकिन नौकरी के नाम की बात तो बोल रहा हूं, इनको अनाज भी मिल रहा है, स्वरोजगार मिल रहा है, मुद्रा योजना में लोन मिल रहा है, घर मिल रहे हैं, तब भी इनको नौकरी चाहिए और नौकरी सरकार दे रही है। लेकिन हाजी नाजिम खान बेरोजगार है, इनको नौकरी चाहिए। हाँ बस देखिए, हाजी नाजिम खान बेरोजगार है, आसिफ खान बेरोजगार है, इनको नौकरी चाहिए। मैं भी सरकार से अपील करता हूँ कि इनको कहीं कोई नौकरी दे दी जाए। ये ऐसे कम से कम, हाँ है ना, इनको नौकरी की बहुत सम्मानित जनता ने मुझे नौकरी दे रखी है इनकी बात रखने की, तो मुझे नौकरी करने की जरूरत है। जिस दिन मेरे ये नौजवान अगर इनको नौकरी मिल जाए तो हाजी नाजिम खान का घर का चूल्हा खुद चल जाएगा। सब पता चल जाएगा आपको। अगर इनके घर में अगर चूल्हा जलेगा, इनके घर के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो हाजी नाजिम खान को बड़ी खुशी होगी। कौन पढ़ लिख नहीं रहा? जल्दी से पब्लिक बताए, पढ़ लिख पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? पढ़ पा रहे हैं सब ना जी, बहुत महंगाई है। नहीं पढ़ पा रहे। हाजी अंकल जी, पढ़ाई वढ़ाई बच्चों की हो पा रही कि नहीं? सही हो रही है। सिस्टम सही काम कर रहा है सर कि नहीं? सही कर रहा है। पूजा मैम, मैं तो 25 से 30 हजार कमाता हूँ, लेकिन अपने बच्चे को साल में 5,000 ही फीस देता हूँ। अब 1 नंबर का स्कूल में पढ़ाता हूँ। सरकारी में? नहीं, प्राइवेट, हाँ अंडर गवर्नमेंट है, लेकिन 5,000 फीस देता हूँ। वर्दी भी फ्री में है, बुके भी फ्री में, खाना भी फ्री में टाइम से मिल रहा है। पता नहीं लोगों को दिक्कत तो नहीं है? सब बढ़िया चल रहा है। मैडम मैं एक छोटी सी आबादी गांव से आता हूं। मेरे गांव से 3,000 की आबादी में से 80 बच्चे बहुत अच्छी पोस्ट पे लगे हैं। कौन कह रहा है रोजगार नहीं मिल रहा? बहुत रोजगार मिल रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी आ रही है क्या मेरे भाई? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं। तो देखिए पब्लिक है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप लोगों की अपनी बात के लिए। और भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो चलिए देखिए, जरूरत है कि देश आगे बढ़े और देश के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अगर कहीं पर शिकायतें आती हैं तो सरकार भी ये सुनिश्चित करे कि जनता की समस्याओं का समाधान हो। राजनीति में जनता के मुद्दे जरूरी हैं, ये बात हर पार्टी को समझनी चाहिए। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।